नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। और जनरल साइंस का एक प्रमुख टॉपिक है जो केमिस्ट्री अपन शुरू कर रहे हैं। पहले केमिस्ट्री का पोर्शन, फिर फिजिक्स एंड बायोलॉजी करेंगे। तो केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू कर रहे हैं और इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परमाणु तथा अणु। तो आइए पढ़ते हैं परमाणु तथा अणु। परमाणु तथा अणु के अगर इसके इतिहास की बात करें, परमाणु क्या होता है, तो परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, क्या बताया था, और धीरे धीरे परमाणु की संरचना के बारे में किस प्रकार से हमको जानकारी होती गई। आइए देखते हैं। परमाणु जो होता है उसके बारे में सर्वप्रथम बताया था महर्षि कणाद ने। भारत के एक प्राचीन ऋषि थे महर्षि कणाद, और इन्होंने तकरीबन 500 ईसा पूर्व, ईसा से भी करीब 500 वर्ष पूर्व परमाणु की कल्पना की थी। और महर्षि कणाद ने बताया था कि जितने भी पदार्थ इस ब्रह्मांड में हैं वो सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ इस ब्रह्मांड में हैं वो सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, और इन्हीं सूक्ष्म कणों को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया था। तो इस धरती पर परमाणु के बारे में पहली जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें महर्षि कणाद से प्राप्त होती है, जो कि भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने ईसा से 500 वर्ष पूर्व सूक्ष्म कणों बता दिया था कि सभी पदार्थों का निर्माण सूक्ष्मतम कणों से होता है, और इन्हीं सूक्ष्मतम कणों को परमाणु नाम दिया गया था। एक और भारतीय दार्शनिक थे पाकुधा कात्यायन। इन्होंने भी कणाद का जो सिद्धांत था उसका समर्थन किया था, और उन्होंने बताया था कि परमाणु का जो निर्माण होता पदार्थों का जो निर्माण होता है वो जिन कणों से होता है उन्हीं कणों को जो है वो परमाणु कहते हैं। ये दोनों ही दार्शनिक थे, और दोनों ही दार्शनिक का संबंध भारत से है। इनके अलावा तकरीबन 400 ईसा पूर्व दो ग्रीक दार्शनिक थे। एक तो था डेमोक्रिटस और दूसरे थे लियूसिपस। इन्होंने भी कणाद के सिद्धांत के आधार पर ये बताया था कि सभी पदार्थों का निर्माण जो होता है वो सूक्ष्मतम कणों से होता है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से होता है, और इन्हीं सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को परमाणु कहते हैं। तो ये अब तक जो विचारधारा चल रही थी परमाणु के बारे में वो केवल दर्शन पर आधारित थी। ये सभी दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। अगर परमाणु के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो वैज्ञानिक तथ्यों में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ये पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु के बारे में वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इन्होंने कोशिश की कि परमाणु किस प्रकार का होता है, इसकी संरचना को समझाए। तो जॉन डाल्टन ने अपना जो परमाणु सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की थी कि परमाणु किस प्रकार का होता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो होता है, सभी पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो सभी पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। दूसरी बात इन्होंने बताई थी, परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु ऐसा कण है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी किसी कण को अपन विभाजित करें और विभाजित करते करते इतना छोटे टुकड़े कर दे, अब इससे ज़्यादा विभाजन संभव नहीं है, तो वो जो अंतिम वाला सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। इसके बाद में जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। यानी कि कोई तत्व है, जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, तो उसके जो समस्त परमाणु हैं पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन के जो परमाणु होंगे वो एक समान होंगे, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु देखोगे तो वो भिन्न भिन्न होंगे। इसके अलावा बताया था कि परमाणु का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि परमाणु जितने हैं उतने ही रहेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो नए परमाणुओं का निर्माण संभव होता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सभी बातें पहली बार वैज्ञानिक रूप से बताई थी जॉन डाल्टन ने। इसलिए अपन कहते हैं कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने एटम शब्द दिया था, और इस शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य। यानी माना जाता था परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य कण है, सबसे सूक्ष्मतम कण है।
जॉन डाल्टन आए, लेकिन जॉन डाल्टन परमाणु किस प्रकार का दिखता है, परमाणु की जो संरचना होती है उसकी व्याख्या जो करने में जॉन डाल्टन जो थे वो असमर्थ रहे थे। तो परमाणु की जो संरचना की जो व्याख्या की थी वो की थी जे टॉमसन, इसके पश्चात में अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए, इसके बाद में निल्स बोर आए। आइए पढ़ते हैं जे टॉमसन का परमाणुीय मॉडल। जे टॉमसन का परमाणुीय मॉडल। जे टॉमसन का परमाणुीय मॉडल। जे टॉमसन, आप लोगों ने सुना होगा जे टॉमसन का नाम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। कैथोड किरणों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? जे टॉमसन के बारे में। तो यही जो जे टॉमसन या जिसको जे थॉमसन कहते हैं, इन्होंने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया था और इस मॉडल का इन्होंने नाम रखा था प्लम पुडिंग मॉडल। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है उसका पहला टॉपिक है, तो परमाणु और अणु से प्रश्न आ सकते हैं। जे टॉमसन ने मॉडल दिया था प्लम पुडिंग, और इन्होंने बताया था कि जो क्रिसमस के ऊपर जो केक काटा जाता है, क्रिसमस का जो केक होता है उस केक की क्या विशेषता होती है कि ये केक है और जो इस केक के मध्य में चेरी लगी हुई रहती है। ये क्रिसमस का केक है और इसके बीच में ये चेरी लगी हुई है। तो परमाणु की तुलना इस क्रिसमस केक से की थी। साथ में इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है वो तरबूज जैसा होता है, यानी कि तरबूज इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन होता तो अति सूक्ष्म है, लेकिन वो दिखता कैसा है? तरबूज जैसा दिखता है। तो तरबूज जैसा वो दिखता है, और इसके बारे में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से तरबूज होता है वैसे ही परमाणु भी गोलाकार होता है। जिस प्रकार से तरबूज में उसके अंदर का लाल वाला जो भाग होता है, उस प्रकार से परमाणु के अंदर इस प्रकार से एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? तो परमाणु एक धनावेशित गोला है जो कि पूर्णतया धनावेश से बना हुआ है। यानी परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है, और इस धनावेशित गोले के मध्य में ऋणायन पाए जाते हैं। जैसे तरबूज का लाल वाला भाग है उसे तो मान लो धनायन, और तरबूज के जो बीज हैं उसे मान लो ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन और दोनों मात्रा में बराबर होते हैं, तो परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। ये मॉडल किसने दिया था? जे टॉमसन ने। इस मॉडल को क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इसकी तुलना उन्होंने क्रिसमस केक या तरबूज से की थी। जिस प्रकार से तरबूज का लाल वाला भाग है उसको धनायन मान ले और उसके बीज को ऋणायन मान ले, तो जो संरचना बनती है वैसे ही परमाणु की संरचना पाई जाती है। ये जे टॉमसन का परमाणुीय मॉडल है, लेकिन इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इस मॉडल के पक्ष में ज़्यादा तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाए थे जे टॉमसन। इस मॉडल को रिप्लेस किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो आइए अगला मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगले वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड और इनके शिष्यों ने मिलकर परमाणु को एक प्रयोग द्वारा साबित करने की कोशिश की कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक सोने की पन्नी ली, सोने की प्लेट ली, और इस प्लेट के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। अब ये अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण जो है वो धनावेशित कण है। अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित कण है, और ये जो धनावेशित कण है, जो जैसे हीलियम है 2He4, इस प्रकार की ये कण है अल्फा कण। तो इन अल्फा कणों को लिया और एक सोने की प्लेट पर क्या किया? इसने प्रयोग देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड का प्रयोग देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ले ली, अपन ने बना दी सोने की पन्नी। ये देखो, ये होगी सोने की प्लेट। और इसको, क्योंकि सोना जो होता है वो सर्वाधिक मेलिएबल होता है, सर्वाधिक आघातवर्धनी होता है, इसको जितना पीटते जाएंगे उतनी पतली जो है वो शीट बनती जाएगी। तो इसको पीट कर इतनी पतली शीट बनाई जो कि परमाणु के जो आकार होता है उसके बराबर की एक शीट ले ली, और इस शीट के चारों तरफ एक पर्दा लगा दिया। ये पर्दा लगा दिया इस शीट के चारों तरफ। इस शीट के चारों तरफ एक पर्दा लगा दिया, और इस पर्दे के ऊपर ZnS का लेप लगा दिया। पर्दे के ऊपर किसका लेप लगा? ZnS का लेप लगा।
और इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। प्रयोग क्या किया रदरफोर्ड ने, वो देख रहे हैं। रदरफोर्ड ने एक सोने की अत्यंत पतली प्लेट ली, इस प्लेट पर अल्फा कण जो कि एक धनावेशित कण है उसकी बौछार की। चूंकि ये कण यहाँ आएंगे तो इतने सूक्ष्म कण है, हमारी आंखों से तो दिखेंगे नहीं। जब ये कण हमारी आंखों से नहीं दिखेंगे तो फिर हम देखेंगे कैसे कण टकराकर कहाँ जा रहे हैं। तो इसको देखने के लिए इस प्लेट के चारों तरफ एक पर्दा लगा दिया और एक पर्दे पर जिंक सल्फाइड यानी ZnS का लेप लगा दिया। अब जब अल्फा कण यहाँ से टकरा कर जाएंगे तो जहाँ पर भी जाएंगे जिंक सल्फाइड के लेप के कारण वहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगे और इसी प्रतिदीप्ति के कारण हमें चमक उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी और हमें पता चल जाएगा ये अल्फा कण यहाँ आया, ये अल्फा कण यहाँ टकरा, ये अल्फा कण यहाँ टकरा। और जब इन्होंने अल्फा कण की बौछार कर दी तो अल्फा कणों की जब इस सोने की प्लेट के ऊपर बौछार की तो कुछ अल्फा कण तो सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। ये घटना उनके लिए बड़ी सोचनीय थी कि कुछ सीधे चले गए, इसका मतलब है परमाणु में कोई ऐसा रिक्त स्थान है जहाँ से वो सीधे चले गए। कुछ मुड़ गए, इसका मतलब कि इस धनावेशित कण को, ये धनावेशित धनायन है और धनायन का प्रतिकर्षित होगा, दूसरा कोई धनायन आएगा, यानी यहाँ बीच में कोई न कोई दूसरा धनायन आएगा जो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करेगा तो वो दूर चले जाएंगे। तो कुछ मार्ग से विचलित हुए। लेकिन एक और जो यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई जिसको रदरफोर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया, वो घटना थी कि तकरीबन हज़ारों कणों में से एक कण जो था वो पुनः उसी दिशा में लौट आया। यानी तकरीबन 10 से 12,000 कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि इस सोने की पतली सी प्लेट से टकराया और पुनः लौट आया। इस घटना ने रदरफोर्ड को हिलाकर रख दिया। इन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है और रदरफोर्ड ने इसकी तुलना की थी तोप के गोले से, कि जैसे कोई तोप का गोला किसी कागज़ की दीवार से टकराकर पुनः नहीं लौट सकता है। कभी भी तोप का गोला अगर एक घर पे मारोगे तो 4 घरों की दीवार तोड़ देगा तोप का गोला। वो तोप का गोला कभी भी कागज़ की दीवार से टकराकर वापस नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से इस इतनी पतली सोने की प्लेट पर कोई अल्फा कण इतना तेजी से जाता हुआ, इतना शक्तिशाली अल्फा कण टकराकर वापस नहीं आ सकता है। लेकिन वो टकराकर वापस आया, इसका मतलब कि कोई न कोई इस अल्फा कण का बाप जो है, इस अल्फा कण के पिताजी जो है वो यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, जिनको सामने देखते ही बेटा वापस लौट कर आ गया। ठीक है, तो इस घटना ये इसने पूरा प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उसने अपना कुछ प्रेक्षण दिया। प्रेक्षण क्या दिया? प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या देखा उन्होंने? देखा, पहली बात तो देखी अधिकांश कण सीधे गुजर जाते हैं। दूसरी बात देखी, कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो पहली बात तो दिख रही, अधिकांश कण जो होते हैं वो सीधे गुजर जाते हैं। दूसरी बात देखी, कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तथा तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने देखी कि 10 से 12,000 कणों में से एक अल्फा कण ऐसा भी होता है जो पुनः टकराकर उसी दिशा में लौट आता है। और इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया। इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट निकाला कि परमाणु कैसा होता होगा। इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। कैसे कह दिया इन्होंने परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है? इसलिए बताया कि कुछ अल्फा कण क्या थे, सीधे निकल रहे थे। इसका मतलब इन अल्फा कणों को टोकने वाला, रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए सीधे निकल गए। तो इस सीधे निकलने के आधार पर इन्होंने ये निकाला निष्कर्ष कि अधिकांश परमाणु में अधिकांश भाग जो होता है वो रिक्त होता है परमाणु में। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में होता है? धनायन में होता है। यानी ये कह दूं मैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान या धनायन जो होता है वो उसके नाभिक में रहता है। ये कैसे निष्कर्ष निकाला कि अगर उस नाभिक के आसपास, जैसे ये नाभिक है, इस
और सारा धनायन इस नाभिक के अंदर है। तो इस नाभिक से दूर होकर कोई अल्फा कण जाता होगा तो वो सीधा गुजर जाता होगा, लेकिन अगर इस नाभिक के आसपास कोई आ जाता होगा तो वो कैसा हो जाता होगा, विचलित हो जाता होगा मार्ग से। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कण भी तो धनायन है, और दो धनायन में परस्पर क्या होता है, धनायन में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, दो एक दूसरे को देख के दूर भाग जाते हैं। तो इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में रहता है। चूंकि हजारों कणों में से एक ही कण वापस लौटा था, इसका मतलब कि परमाणु में नाभिक जो होता होगा वो बहुत छोटा होगा। तो तीसरी बात इन्होंने बताई, नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का जो आकार होता है वह परमाणु की तुलना में नगण्य होता है, परमाणु की तुलना में नगण्य होता है। किसने बताया? और इस आधार पर, इस रिजल्ट के आधार पर उन्होंने परमाणु की संरचना बता दी। और एक और बात बताई, जो ऋणायन है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु की संरचना तो बता दी। किसने बता दी? रदरफोर्ड ने बता दी। कैसे बता दी? प्रयोग के आधार पर बता दी कि परमाणु क्या है, तो परमाणु का एक गोलाकार कण है। दूसरी बात, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। तीसरी बात बताई, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। चौथी बात बताई, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में नगण्य होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इस आधार पर परमाणु की जो संरचना थी वो बता दी थी रदरफोर्ड ने। लेकिन एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कमियां ढूंढ कर निकालते हैं। तो रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां निकाली गई। जैसे आप लोग रीट या फर्स्ट ग्रेड में पास हो जाएंगे तो आपके पड़ोसी कहेंगे देखो हमारा बेटा तो आरएस बन गया है, ठीक है। तो ये एक टेंडेंसी होती है। तो रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां निकाली गई। आइए देखते हैं रदरफोर्ड की कमी क्या थी। तो रदरफोर्ड की क्या कमियां निकाली गई? रदरफोर्ड मॉडल की ये कमियां निकाली गई कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो बताइए उसको तो घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती होगी, और अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा खर्च भी होती होगी। और अगर ऊर्जा खर्च हो रही है तो एक ऐसा समय आएगा जब उसकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और वो नाभिक में जाकर घिर जाएगा। और जब ऐसा होगा कि परमाणु अपना मार्ग छोड़कर नाभिक में चला गया है, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है, तो फिर वो परमाणु का जो स्थायित्व है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। इसका मतलब परमाणु स्थायी नहीं होता, जबकि वास्तविकता ये है परमाणु स्थायी होता है। तो इस कमी के आधार पर परमाणु मॉडल की जो आलोचना की गई, लेकिन ये एक ही बात थी जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, बाकी सारी बातें रदरफोर्ड ने समझा दी थी। और रदरफोर्ड की इस कमी को पूरा किया था एक और वैज्ञानिक थे, निल्स बोर। निल्स बोर ने अपने मॉडल में रदरफोर्ड की जो कमी थी उस कमी को दूर कर दिया। उन्होंने कैसे दूर किया? देखो, रदरफोर्ड ने बताया कि अपन को यही देखना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाता है, बाकी संरचना तो स्पष्ट हो गई थी। तो निल्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है, और इन निश्चित पथ को क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई नहीं कि ये नाभिक और इसके चारों तरफ चलो घूम के आते हैं इधर, ऐसे ऐसे चक्कर नहीं लगाता है। नाभिक के चारों तरफ निश्चित कोश में चक्कर लगाता है। अगर ये नाभिक है तो ये एक चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार पथ है, उस वृत्ताकार पथ का नाम दिया था कोश, और इस कोश में चक्कर लगाता है। और इस कोश को कहा था ऊर्जा स्तर, और इन्होंने इन कोश के नाम भी दिए थे, 1 2 3। जैसे ही नाभिक से बाहर चले जाएंगे 1 2 3 4, इस प्रकार से कोश के, और इनका नाम रखा था। प्रथम कोश का K L M N, इस प्रकार से इन्होंने कोश के नाम दिए थे। दूसरी बात जो निल्स बोर ने बताई थी वो ये थी कि इन कोश को ऊर्जा स्तर कहते हैं, और प्रत्येक कोश की ऊर्जा जो होती है वो निश्चित होती है। यानी ऊर्जा निश्चित होती है, और उस निश्चित ऊर्जा वाले में ही जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो वो अपनी ऊर्जा जो है वो खर्च नहीं होगी। यदि कोई, जैसे ये उच्च ऊर्जा स्तर है
और ये निम्न ऊर्जा स्तर है। अगर कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, यहाँ उसकी ऊर्जा ज़्यादा थी, यहाँ उसकी ऊर्जा कम चाहिए निम्न ऊर्जा स्तर में रहने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जन। तो जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और यदि कोई परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ रहने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता थी, यहाँ लेने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेगा, ये कहीं से ऊर्जा को ग्रहण करेगा। ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जब उच्च से निम्न में जाएगा तो उत्सर्जन करेगा, निम्न से उच्च में जाएगा तो ग्रहण करेगा। इसके बाद में एक और जो बात बताई थी, तीसरी प्रमुख बात बताई थी, वो थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर चक्कर लगाएगा, उस कोश में चक्कर लगाएगा जहाँ उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज हो। h क्या है, तो h है प्लांक स्थिरांक, और यहाँ पे n लगा देंगे तो n पहली कक्षा के लिए k 1 हो जाएगा, l के लिए 2 हो जाएगा, m के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी वो बोर ने दूर कर दी। बोर ने बता दिया कि निश्चित कोश में चक्कर लगाते हैं, इन कोश के नाम भी दे दिए, इन्हीं कोश को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो होती है वो निश्चित होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाएगा तो वो तो या तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन किस कोश में चक्कर लगाएगा वो बता दिया NH/2π के सूत्र के द्वारा। इस प्रकार से रदरफोर्ड मॉडल की जितनी भी कमियां रह गई थी वो कमियों को पूरा किसने कर दिया, नील्स बोर ने। लेकिन नील्स बोर में भी जैसे कि मैंने बताया था ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई न कोई कमी ढूंढ के निकालेंगे। इन्होंने भी एक कमी ढूंढ के निकाली थी, जीवन प्रभाव और स्टॉर्क प्रभाव। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो विपाटन होता है वो स्टॉर्क प्रभाव, और चुंबकीय तरंगों का जीवन प्रभाव, और विद्युतीय तरंगों का स्टॉर्क प्रभाव। ठीक है, तो इन दोनों प्रभाव की जो व्याख्या जो है वो नील्स बोर नहीं कर पाए थे, बाकी सब के बारे में जो है वो बोर ने बता दिया था। तो ये था बोर, और बोर ने जब बता दिया तो इसके बाद से फिक्स हो गया परमाणु कैसा होता है। परमाणु ऐसा होता है, नाभिक होता है, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में नगण्य होता है। नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, नाभिक के चारों तरफ कोश पाए जाते हैं। पहले कोश को K कहते हैं, दूसरे को L कहते हैं, तीसरे को M कहते हैं, N इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन कोश के अंदर चक्कर लगाते हैं, निश्चित पथ पे लगाते हैं, इन्हीं कोश को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसके बाद में बोर और बरी का एक संबंध आता है, और इसके साथ ही परमाणु की संरचना जो है वो पूर्ण हो जाती है। अब था बोर बरी, बोर और बरी नियम। इसमें क्या बताया था इन्होंने कि जो प्रत्येक कोश होता है, किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर ये फिक्स नहीं हुआ कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो आपस में झगड़ जाएंगे, मेरे को भी यहाँ रहना, मेरे को भी यहाँ रहना। तो इस झगड़े से बचाने के लिए उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो प्रत्येक कोश में 2n² इलेक्ट्रॉन रहते हैं। n का मान क्या होगा, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। n का मान रखते जाओ, पता चल जाएगा किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे k कक्षा के लिए देखें, 2 × n की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2। तो k कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। l कक्षा में कितने रह सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 × 2 हो गए 8। m कोश में कितने रह सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18। n कोश में कितने रह सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। तो किस कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है वो बोर और बरी ने बताया था, और वो 2n² के आधार पर बताया था। प्रत्येक कोश, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। लेकिन 2 बातें इन्होंने और बताई थी कि हमेशा जो भी कोश बाह्यतम कोश होगा, जैसे ये कोई परमाणु है, इसका ये माना कि इसका बाह्यतम कोश है, तो जब भी कोई बाह्यतम कोश होगा तो
तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 8 इलेक्ट्रॉन होगी। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 ही होगी। और बाह्यतम कोश के जो अंदर वाला कोश होगा, जैसे ये बाह्यतम कोश है, इसके जो अंदर वाला कोश है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 18 होगी, इससे अधिक नहीं होगी। तो ये था बोर-बरी नियम या बोर-बरी सिद्धांत, जिसके अंदर किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाह्यतम कोश में कितने रहते हैं, और बाह्यतम कोश से पहले वाला जो कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इसमें बताया गया था। तो इन सभी सिद्धांतों के बाद में अब हमें पता चल गया कि परमाणु क्या होता है। पहले तो हमने शुरू किया था परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है। फिर बताया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। टॉमसन ने बताने का प्रयास किया कि धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं। फिर रदरफोर्ड ने प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया कि परमाणु कैसा होता है, और निल्स बोर ने बता दिया परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, यानी एक अकेला परमाणु नहीं रहता है, वो हमेशा कुछ परमाणुओं के साथ जुड़कर अणु बनाकर रहता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग जरूर लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। इसके पश्चात इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है, और तत्व के जो गुणधर्म होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, ये तो था परमाणु के बारे में। अब बात करते हैं अपन अणु के बारे में। अणु क्या होता है? अणु मॉलिक्यूल क्या होता है? तो अणु का मतलब होता है दो या दो से अधिक परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु, ये जैसे दो परमाणु हैं या फिर दो से अधिक परमाणु हैं, ये आपस में रासायनिक संयोजन द्वारा जुड़ जाए। कैसे जुड़ जाए? रासायनिक संयोजन करके आपस में जुड़ जाए तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का रासायनिक संयोजन से जो बनते हैं परमाणुओं से, वो क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। अणु जो होते हैं वो मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समान अणु और दूसरे होते हैं विषम अणु, या एक तो होते हैं सम अणु और दूसरे होते हैं विषम अणु। सम अणु का मतलब क्या हुआ? जो समान परमाणुओं से मिलकर बने। जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? समान अणु। देखो ये सारे परमाणु एक जैसे हैं और इनसे मिलकर कोई अणु बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सम अणु कहलाएगा। और सम अणु से तत्वों का निर्माण होता है। सम अणु से किसका निर्माण होता है? तत्व का निर्माण होता है। विषम अणु क्या होते हैं? दो या अलग अलग प्रकार के जब अणु आपस में मिल जाए, असमान परमाणु मिल जाए। असमान परमाणु कैसे? जैसे एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ऐसा हो गया, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ऐसा हो गया, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु जो ऐसा हो गया। तो ये अलग अलग परमाणु से मिलकर ये जो अणु बना है वो कैसा कहलाएगा? विषम अणु कहलाएगा। और विषम अणु से क्या होता है? विषम अणु से यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। जैसे जल H2O, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर रहता है। जैसे कि ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर बनाते हैं। तो ये था अणु दो प्रकार के होते हैं। एक और शब्द आता है परमाणुकता। परमाणुकता, और परमाणुकता में क्या होता है? तो परमाणुकता में कोई अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है ये उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे हीलियम के अणु की परमाणुकता एक है, यानी हीलियम का जो एक अणु है वो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी परमाणुकता दो होती है, यानी दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे सल्फर जो होता है वो 8 अणुओं से मिलकर बना होता है। फास्फोरस का जो एक अणु होता है वो 4 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। सल्फर का एक अणु बनाने में 8 परमाणु लगते हैं। तो इसकी ये जो होती है वो इसकी परमाणुकता होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया परमाणु की संरचना क्या होती है
परमाणु और अणु, जो कि फर्स्ट ग्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अन्य सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है और कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ ज़रूरी क्लासें हम जल्द से जल्द लेकर आएँ। तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हित स्टडी ग्रुप को। थैंक यू।